मित्रों, आज हम कृषि विस्तार कार्यक्रम हेतु संस्थानिक सहायता विषय पर चर्चा करेंगे। आइए हम सब मिलकर इस विषय को समझने का प्रयास करते हैं। देश की 70% जनसंख्या जो है वो कृषि पर आधारित है। भारत देश में 28 राज्य और 7 संघों वाला राष्ट्र है। इसकी पूरे विकास का कार्य सरकार स्वयं कर ले, ये संभव नहीं है। इसमें सभी संस्थाओं की भूमिका होना आवश्यक है और उन्हीं के समर्थन से कार्य करने पर ही हम संपूर्ण रूप से, समग्र रूप से देश का विकास कर सकते हैं। हरित क्रांति की जो अवधि थी, उसमें कृषि विकासों के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया गया था। अनुसंधान, विकास संगठन, व्यावसायिक घरानों को प्रोत्साहित किया गया था और उनके साथ मिलकर हमने हरित क्रांति को प्राप्त किया। कृषि क्षेत्र में यदि हम देखें तो कृषि विकास की वाहिनी आज के पहले तक प्रौद्योगिकी थी। उसके साथ साथ अब प्रौद्योगिकी के साथ में केवल से काम नहीं चलेगा, हमें इसे आदान के साथ जोड़ना होगा। कृषि विकास वाहिनी को हमारे जो डेवलपमेंट ड्राइवर्स हैं उसमें साख को जोड़ना पड़ेगा, बाजार की पहुंच को जोड़ना पड़ेगा, स्थानीय सरकार को जोड़ना पड़ेगा और उनके सबकी सहायता प्राप्त करनी होगी। तभी हम अपने कृषि क्षेत्र को विकसित कर सकेंगे। 21वीं सदी में कृषि विस्तार कार्यकर्ताओं की बहुलता कृषि विकास की गति को प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रही है। हमें इस क्षेत्र में काम करने की जरूरत है, हमें इसमें रूपांतरण करने की जरूरत है। कृषि विस्तार एवं विस्तार संगठनों के अग्रस्त सक्रिय रूपांतरण यदि नहीं होगा तो हम उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। इन कार्यों में खासकर कृषि विस्तार संगठन की सेवा प्रबंधन, उसके कार्य एवं प्रबंध प्रचालन क्षेत्र के ऊपर निर्भर करता है। माहौल में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। संगठन के कार्यों में परिवर्तन एवं रूपांतरण इसलिए अपरिहार्य हो गया है। बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती हुई आय के फलस्वरूप कृषि उत्पादों जैसे कृषि, बागवानी, पशु उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। मांग की आपूर्ति उत्पादकता में वृद्धि से ही हासिल की जा सकती है। हम क्षेत्र नहीं बढ़ा सकते, हमारी क्षेत्र के बढ़ाने की संभावना बहुत कम है। आर्थिक उदारीकरण के कारण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाएं, प्रतिस्पर्धाएं जैसे जोखिम से हमारे किसान को रूबरू होना होगा। विस्तार कार्यों में कृषि पद्धति को विकास की वाहिनी मानते हुए समग्र रूप से निर्णय लेना होगा। विस्तार कार्यकर्ताओं को कृषि प्रणाली, उत्पादन प्रौद्योगिकी एवं अन्य विकल्पों के चयन में कृषकों को सहायता करनी होगी। सूचना एवं प्रौद्योगिकी, सूचना एवं संचार तंत्र में की क्रांति से कृषकों को सूचना प्राप्त करने के अवसर बढ़े हैं। इसके उपयोग को प्रोत्साहित करना होगा। निजी और गैर सरकारी संगठनों का विस्तार कार्य हेतु वित्तीय सहायता देने हेतु दबाव बढ़ रहा है। इनकी सहायता प्राप्त करनी होगी और विस्तार संगठनों के प्रोएक्टिव बनाना होगा। उभरती प्रतिस्पर्धात्मक विकास की गति में केवल वही संगठन टिक सकेंगे जो प्रोएक्टिव रूप से ढांचे और संस्कृति में परिवर्तन करे। जैसे विशेषज्ञों की भर्ती करना, अभिकर्ता के रूप में उसको नियुक्त करना, महिला अभिकर्ताओं को इसमें जोड़ना, विनिर्माता और प्रसंस्करण कारखानों को अलग से स्वतंत्र विस्तार सेवा स्थापित करना होगा। तभी हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। कृषि विस्तार कार्यक्रमों में सार्वजनिक और निजी सहकारी एवं साख संस्थाओं का समर्थन
यदि देखें तो विश्व में पिछले 2 दशक से सार्वजनिक विस्तार का समर्थन घटा है और निजी क्षेत्र का विस्तार सेवा प्रदाताओं की संख्या बढ़ी है। भारत में सार्वजनिक विस्तार सेवा का अभी भी प्रभुत्व है। सार्वजनिक क्षेत्र में रेखी विभाग, अनुसंधान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय की विस्तार में भूमिका सीमित है। निजी क्षेत्र सेवा प्रदाता की उपस्थिति संकुचित है। उनकी पहुंच अधिकतर सुसंपन्न क्षेत्रों और उच्च मूल्य वाली फसलों तक सीमित है। निजी विस्तार सार्वजनिक विस्तार का विकल्प नहीं हो सकती। आने वाले वर्षों में हमें विस्तार के लिए पर्याप्त सरकारी वित्तीय संसाधन की आवश्यकता होगी। अभी जो भारत में विस्तार कार्यक्रम चल रहा है, प्रदाता जो हैं वो इस सूची से आपको बहुत स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि हमारे वहाँ कृषि मंत्रालय है, राज्य कृषि विश्वविद्यालय है, राज्य कृषि विभाग है, पशुपालन विभाग है, मछली पालन विभाग है, राज्य कृषि पशुपालन, बागवानी, मत्स्यिकी, रेशम उत्पादन, वानिकी, ग्रामीण विकास आदि जैसे विकास से जुड़े हुए विभाग हैं। ये सब विस्तार सेवा प्रदाता विभाग के रूप में है। इसी प्रकार कृषि विज्ञान केंद्र प्रदाता विभाग है। MS स्वामीनाथन फाउंडेशन इसके रूप में काम कर रहा है। राज्य कृषि उद्योग है, निगम है, खादी ग्राम उद्योग है, बीज निगम है, ये इसके क्षेत्र में लगे हुए हैं। गैर सरकारी संगठन, शैक्षिक अभिकरण, कृषक संघ, उत्पादन सहकारी समाज समितियां, मुद्रण माध्यम, ये सभी विस्तार प्रदाता के रूप में कार्य कर रहे हैं। दूरदर्शन, नाबार्ड, इंटरनेट, दानदाता अभिकरण, ये सभी हैं। सहकारी समितियों को समझने की कोशिश करते हैं। सहकारी समितियों का योगदान कृषि विकास में बहुत लंबे समय से है। मानव शोषण कम करना इनका उद्देश्य है। सदस्यों की सामाजिक आर्थिक हैसियत सुधारना, आर्थिक असमानता को दूर करना, आर्थिक न्यायोचित समाज का निर्माण करना, सदस्यों के हितों का संरक्षण करना, ये सब कार्य उनका है। आप यदि कृषि विकास की यदि गाथा देखें तो आप देखेंगे कि वित्तीय सहायता में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और अमूल अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है। सहकारी समितियों के माध्यम से जो कार्य हुआ है, उसके बाद भी सहकारी समितियां, उनके सम्मुख बहुत सारी चुनौतियां हैं। वो चुनौतियां राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियां हैं। सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु बेहतर विकल्प एवं संसाधनों की तलाश उनके लिए चुनौतियां बनी हुई है। यदि उत्पादक सहकारी समिति है तो कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना उनके लिए चुनौती है। उपभोक्ता समिति है तो सदस्यों को मूलभूत जरूरतों का परिधान एवं पैसों का उच्चतर मूल्य सुनिश्चित करना उनके लिए चुनौती है। कामगार समिति है तो कामगारों की आय बढ़ाना और बेरोजगारी कम करना उनके लिए चुनौती है। वित्तीय साख संस्थाएं यदि देखें तो 1979 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। कृषि उत्पादन के लिए विशेष साख की शुरुआत हुई और ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। नाबार्ड की स्थापना वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त पोषण के लिए की गई। कृषकों को फसल उत्पादन के लिए विशेष ब्याज पर कृषि साख उपलब्ध कराया गया। कृषि उत्पादन साख का राष्ट्रीय कृषि बीमा से जोड़ा गया। इसी प्रकार KCC योजना भी प्रारंभ की गई। इस प्रकार से हम देखें तो बैंक का बहुत बड़ा योगदान कृषि उत्पादन में जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार गैर सरकारी संगठन, अधिकांश NGO की स्थापना ग्रामीण समुदाय की सेवा भाव से की गई है। ये संगठन अपनी दक्षता और प्रतिबद्धता के कारण क्षेत्र में टिकी हुई है। इनका क्षेत्र विशेष में ध्यान होता है, संपूर्ण पूरे एरिया के लिए नहीं होता। स्थानीय आवश्यकता के अनुसार योजनाओं और मॉडलों में परिवर्तन ये कर सकते हैं। इन संगठनों में नौकरशाही की कम, भागीदारी अधिक है। गैर सरकारी संगठनों को यदि हम देखें तो एक अध्ययन हुआ है 1943 से 1993 की अवधि में। रामकृष्ण मिशन ग्रामीण विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। उनके 5 बिंदुओं पर अध्ययन किया गया है। विकास का लक्ष्य, प्रवेश बिंदु, असंरचना, कार्य पद्धति, वाहनी या संपोषणीयता। यदि हम देखें तो उनका इस संस्था का विकास का लक्ष्य
समग्र लक्ष्य मानव के अंदर संभावित देवत्व का विकास करना है। दूसरा, प्रवेश बिंदु, जो भी समुदाय विशेष की चिंता है उन्होंने उस क्षेत्र के में जिस क्षेत्र में ये कार्य कर रहे हैं उनको वो प्रवेश बिंदु के रूप में चयनित किया है। उनकी जो अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर है, साधुओं का सीधा लोगों से संपर्क स्थापित हुआ। प्रशिक्षण एवं प्रेरणा से युवा टोली तैयार की गई और युवा क्लब तैयार किया गया। इनकी कार्य पद्धति सामाजिक आर्थिक विकास की शुरुआत आध्यात्मिक विकास पर आधारित थी और है। कार्य पद्धति मिशन द्वारा प्रशिक्षित और प्रेरित युवकों के कार्य निष्पादन पर आधारित है और ये जो विस्तार का कार्य है इसमें जो प्रशिक्षित किए गए हैं मिशन के द्वारा वही समाज में जाकर अन्य लोगों को प्रेरित करते हैं। और इसका मापदंड इन्होंने बनाया है, बालाघाट को हटाने के बाद में, कोई बॉटलनेक को हटाने के बाद में यदि वो कार्य निरंतर चल रहा है तो यह वाहिनता का एक सूचक है। इसी आधार पर यह पूरा देखा जा सकता है और ये बहुत अच्छे परिणाम इस संस्था के द्वारा चलाए गए कार्यों के प्राप्त हुए हैं। वैसे पंचायती राज श्री बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में लोकतंत्र विकेंद्रीकरण की सिफारिश की। श्री मेहता ने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिवेदन में 1978 में 3 चरणों की पहचान की। चढ़ाव चरण 1959 से 64, ठहराव चरण 1965 से 1969, 6 चरण 1969 से 1977। पंचायती राज को सुदृढ़ आधार देने के लिए भारत सरकार के संविधान में 73वां संशोधन 1992 में किया गया, जिससे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। त्रिस्तरीय पंचायत, ग्राम, विकासखंड, जिला स्तरों पर निर्वाचित लोकतंत्र निकायों की स्थापना की गई। विकास के लिए समस्त ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियाकलापों को निकायों को सौंपा गया। इन निकायों को अपने कार्यों का निर्वहन करने हेतु पर्याप्त संसाधनों का हस्तांतरण किया गया है। इस प्रकार हम देखें तो ग्रामीण विकास में पंचायती राज की अहम भूमिका है और पंचायती राज की भूमिका को सार्थक बनाने के लिए इन समस्त संस्थाओं को हमको आत्मा के साथ जोड़ना होगा, चाहे वो सार्वजनिक संस्थाएं हों, चाहे सहकारी संस्थाएं हों, गैर सहकारी संस्थाएं हैं, वित्त संस्थाएं हैं या निजी संस्थाएं हैं। इनके योगदान से ही हम विकास के ड्राइवर को आगे बढ़ा सकेंगे और कृषि विकास के ड्राइवर को स्थापित कर पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि संस्थाएं जैसे वाहिनी के रूप में काम करेगी, उसी प्रकार कृषि विकास वाहिनी के साथ प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त आदान आपूर्तिकर्ताओं का बहुत महत्व है, साख का काफ़ी महत्व है। जब तक वित्तीय सुविधा नहीं बढ़ेगी तो कृषि विकास वाहिनी के रूप में प्रौद्योगिकी का जो कार्य है वो पूर्ण नहीं होगा। यदि प्रौद्योगिकी है और बाजार में नहीं है तो भी प्रौद्योगिकी अकेली वाहिनी के रूप में कार्य नहीं कर पाएगी। स्थानीय सरकार का यदि इसके साथ में तालमेल नहीं है तो भी यह वाहिनी के रूप में कार्य नहीं कर पाएगा। प्रौद्योगिकी के लिए इन सब चीज़ों को जोड़ना, इनके साथ में सामंजस्य बनाना, इनके साथ में एक तारतम्य स्थापित करना बहुत आवश्यक है, तभी यह कृषि विकास की वाहिनी के रूप में कार्य हो पाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि 70% का जनसंख्या की आजीविका का साधन कृषि है और ऐसे विशाल देश के लिए प्रौद्योगिकी के साथ में आपूर्तिकर्ता, साख संस्था, बाजार की पहुंच, स्थानीय सरकार और जितनी भी संस्थाएं, जैसे मैंने आपसे कहा, चाहे वो शासकीय संस्थाएं हों, चाहे वो निजी संस्थाएं हों, चाहे गैर संगठन संस्थाएं हों, इन सब का जब तालमेल होगा तभी यह पूरे विकास का जो कार्य है वो आगे बढ़ पाएगा। इसके साथ साथ मैं आपसे चाहूँगा कि इस संबंध में विशेष
अध्ययन करने के लिए मैनेज के वेबसाइट को आप पर जा सकते हैं और वहाँ से विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपकी कॉन्टेक्ट क्लासेस में भी आपकी जो शंकाएं हैं उसका निराकरण कर सकते हैं। आप इस संबंध में विशेष जानकारी के लिए पुस्तक भी आपको उपलब्ध कराई गई है, अध्ययन करने के लिए सामग्री उपलब्ध कराई गई है, उसमें भी विस्तार से अध्ययन कर आप अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद।